हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है, जैसे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है, तो हमें ये मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मालूम है, लेकिन कार किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ये बात हमें नहीं मालूम। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम है बस, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पीड। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि कार एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड मालूम है और आपको डायरेक्शन भी मालूम है, किस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेलोसिटी कहते हैं इसको। ठीक है ना। चलो, तो ये तो जनरल सी बात हो गई। ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जल्दी से हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई रे दे रखी है, इट इज फ्रॉम ए टू बी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, मतलब ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है। एक रे जो है वो ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, या उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। और जिस पॉइंट की तरफ जा रही है उसे हम लोग एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, और उसे हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। अगर इस ए बी को हम लोग ए लेट कर लें, तो इस ए बी की डायरेक्शन दे रखी है। अगर डायरेक्शन दे रखी है तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी? डायरेक्शनल होगी, और आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और अगर आपने इसको कुछ लेट कर लिया है तो आप इसको ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जो ए बी की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है बी ए की डायरेक्शन की, इस बात का ध्यान रखिए। डायरेक्शंस जो होती हैं वो ऑपोजिट होती है, ए से बी और बी से ए की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहेगा कि इनके मैग्नीट्यूड की लेंथ बताइए, लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे। आप इसको स्मॉल ए वेक्टर के मॉडुलस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो उसकी डायरेक्शंस होती हैं ए से बी और बी से ए क्या होती हैं? ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ वी कम टू टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप, सबसे पहला आता है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड जीरो हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए पॉइंट है, और ये ए पॉइंट का ए पॉइंट बना हुआ है, मतलब कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी है इसने। तो ऐसे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं? जीरो। जिन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया होता है, जिन्होंने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, उस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उनके लिए क्या है? सेम है। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उन्हें हम लोग जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा,
बात आती है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। देखिए, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, पहली चीज उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और वो पैरेलल भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम या पैरेलल सपोर्ट में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन चीज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जैसे हमारे पास ये ए और बी है, ए बी, इनकी डायरेक्शन और इनके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू सपोज कर लीजिए 4 दे रखी है। ये हमारे पास सी डी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में या उसी की डायरेक्शन में, ई एंड एफ, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, ठीक है, और चाहे वो सेम हो चाहे वो पैरेलल सपोर्ट में हो। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ध्यान रखिएगा इस बात का। थर्ड पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होती है, और वो सेम और पैरेलल सपोर्ट में होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक वेक्टर, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, और ये हमारे पास एक दूसरा दे रखा है सी डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर मल्टीपल है सी डी वेक्टर के, तो ऐसे वेक्टर्स को भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम तब यूज करेंगे जब हम लोग को पैरेलल चेक करना होगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से पैरेलल है, तो हम लोग इस कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई वेक्टर की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है, अगर वो किसी दूसरे वेक्टर के साथ किसी स्केलर मल्टीपल में है, तो ऐसे वेक्टर्स को भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल देखिए कोलिनियर वेक्टर। ये हमारे पास एक ए बी वेक्टर गिवन है 3i + 4j - 3k, और ये हमारे पास एक सी डी वेक्टर दे रखा है 6i - +8j - 6k। आप यहाँ पे नोटिस करें तो सी डी वेक्टर जो है, अगर सी डी वेक्टर में से 2 कॉमन ले लें तो 3i + 4j - 3k, इसका मतलब सी डी वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स है ए बी वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास जो एग्जांपल था ये कोलिनियर वेक्टर का था बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर कैप से, ठीक है, ए बी के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई दे रखा है यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, तो हम लोग उसको ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ए बी कैप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए बी वेक्टर अपॉन
मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारे पास एक ए है और ये बी है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। इस ए बी वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 4 दे रखा है। ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड यूनिटी होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ऐसे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, L M N। अब आपको मालूम है मैग्नीट्यूड टोटल 4 है, तो 1 1 में डिवाइड हो गया, तो सबके मैग्नीट्यूड सेम हो गए। आप सबको बोल सकते हो यहाँ पर, आप इनको बोल सकते हो यहाँ पर यूनिट वेक्टर, आप इसको भी बोल सकते हो यूनिट वेक्टर, आप इसको भी बोल सकते हो यूनिट वेक्टर, आप इसको भी बोल सकते हो यूनिट वेक्टर, बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर जो हुआ वो 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया ए यूनिट वेक्टर के, ए बी की यूनिट वेक्टर के। तो अगर ए बी का यूनिट वेक्टर आप निकालने के लिए चाहो तो वो ए बी वेक्टर अपॉन 4, और 4 क्या था बेटा, 4 जो था वो आपका था मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। इस तरीके से आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कभी भी किसी वेक्टर को निकालना होता है, जैसे सपोज करिए आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो आप कर सकते हैं ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए बी। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे ये हमारे पास, अभी हम लोग सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास कोई पॉइंट स्पेस में दे रखा P पॉइंट x, y, और हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट गिवन है 0, 0 ओरिजिन। तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट स्पेस में है, स्पेस में मतलब कहीं भी, और एक रेफरेंस पॉइंट गिवन है, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, ठीक है ना, तो इस OP वेक्टर को, इस OP वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखिएगा रेफरेंस पॉइंट गिवन होना चाहिए। कोई भी पॉइंट अपने आप नहीं पहुंच जाता है वहां पर, किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा तभी वो उस पॉइंट पे पहुंचा होगा। तो योर फर्स्ट इनिशियल पॉइंट शुड बी origin. It can be any other point also, but in this case it is origin. इस वेक्टर को हम लोग R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब यहां पर ध्यान से नोटिस करिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। अगर हम इस OP वेक्टर को हम लोग वैसे तो R से डिनोट करते हैं, अगर हमें इसकी लेंथ बतानी है तो लेंथ आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब आगे हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग आगे डायरेक्शन, कोसाइंस, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर पुट अप किया AM, क्योंकि ये x, y पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आपकी x होगी, ये डिस्टेंस आपकी y होगी। ठीक है ना, तो अगर हमें
से हम स्टार्ट कर रहे हैं, O पॉइंट से हम M पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, OM वेक्टर, और M पॉइंट से हम P पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, MP वेक्टर। तो हमने यहाँ पर OM प्लस MP डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो आपको मालूम है कि जो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब OP वेक्टर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पर अभी हम लोग स्टडी करके आ रहे थे पीछे कि जो OM वेक्टर होता है, वेक्टर जो होता है वो अपने यूनिट वेक्टर और उसके मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा OM वेक्टर का यूनिट वेक्टर और OM वेक्टर का मॉडुलस। वैसे ही MP वेक्टर का यूनिट वेक्टर और MP वेक्टर का मॉडुलस। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कंपोनेंट जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं along x एक्सिस i कैप होते हैं, y एक्सिस j कैप होते हैं, z एक्सिस k कैप होते हैं। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है तो ये i कैप होगा, और ये मॉडुलस, मॉड की वैल्यू कितनी है x प्लस MP, ये y एक्सिस में है तो y एक्सिस में होगा j, और इसकी डिस्टेंस कितनी है y। तो यहाँ पर जो आपका OP वेक्टर आ रहा है ये xi प्लस yj के बराबर होगा, और x को और y को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, और इन्हें स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। और xi और yj को हम लोग वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है स्पेस में, अब 3 डायमेंशन बना रहे हैं, ये P पॉइंट है, x, y और z। अभी हम लोग स्टडी करके आ रहे हैं कि O पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट गिवन होता है, और ये हमारे पास OP वेक्टर होता है जिसे हम लोग R वेक्टर से दिखाते हैं। और अभी हम लोगों ने जनरली स्टडी करा है इसके बारे में कि ये डिस्टेंस आपकी x होती है, ये डिस्टेंस y होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो OP वेक्टर निकल के आया था, या उसको आप R वेक्टर भी बोल सकते हैं, वो निकल के आया था आपका xi प्लस yj, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंपोनेंट है तो ये zk भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका मॉडुलस जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा इनसे, तब तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा ना। तो मॉडुलस डिवाइड करने के लिए आपको सब में OP वेक्टर का मॉडुलस डिवाइड करना पड़ेगा। तो x अपॉन OP वेक्टर का मॉड i, y अपॉन OP वेक्टर का मॉड j, और z अपॉन OP वेक्टर का मॉड। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि स्केलर कंपोनेंट के जो यूनिट वेक्टर होते हैं, स्केलर कंपोनेंट के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो अगर OP वेक्टर आप निकालने के लिए जाएंगे तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर i प्लस y अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो ये जो आपके पास जो दिखाई दे रही है ये आपका L होगा, ये आपका M होगा और ये आपका N होगा। तो L इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, M इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, N इज इक्वल टू Z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके L, M और N होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। स्क्वायर का जो सम होता है वो आपके 1 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, और भी एक तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, सपोज करिए एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब जैसे हमारे पास सपोज करिए कि ये एक वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये वेक्टर जो है आपका इन तीनों एक्सिस के साथ कोई सर्टेन एंगल बना, जैसे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, ठीक है, जेड एक्सिस के साथ को बना रहा है गामा। तो इन अल्फा, बीटा और गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यू होती है उसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को भी आप लोग डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला यही होता है, एल की जगह रखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास दो एंगल्स गिवन होते हैं, तीसरा एंगल निकालना होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से तीसरा एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास जो डिस्कशन है बेटा वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसे हमारे पास ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से हम इस बी पॉइंट तक गए, और इस बी पॉइंट से हम इस सी पॉइंट तक गए, तो हमने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये हमारी टोटल रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा होगा वो आर है। और ध्यान रखिएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट था, और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट में जब फाइनल पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग, जैसे ये हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी सी और डी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमें अगर इनके डायगोनल्स का रिजल्टेंट निकालना, बहुत सिंपल सा, ए से हम गए बी तक, बी से हम गए सी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम टोटल डिस्टेंस ये तो ट्रेवल करें, ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, AC वेक्टर के बराबर हो, क्योंकि AC क्या डायगोनल है, डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे इसको, आप इसको बोल सकते हैं AC वेक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ बात करने के लिए जाएं BD वेक्टर की, A B C और D, अगर हम BD वेक्टर की बात करने के लिए जाएं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, DB वेक्टर ये, तो बेटा जो डायरेक्शन AB की होगी वही BC की होगी। यहाँ पर BC की डायरेक्शन B वेक्टर थी, अगर हम इसको इस डायरेक्शन को पलट दें तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगी। हमें DB निकालना है, तो देखिए हमने क्या किया, D से गए हम C तक A वेक्टर, C से गए हम B तक,
ठीक है, बी वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ सी से लेके बी तक हम गए वो है माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। और ये हमारी किसके बराबर होगी, रिजल्टेंट के बराबर होगी डी से लेके बी तक, मतलब डी बी वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा डायगोनल्स को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, डी बी डायगोनल और ए सी डायगोनल, ठीक है। अब हमारे पास जो डिस्कशन है वो सेक्शन फॉर्मूला का। देखिए जैसे हमारे पास ये ए पॉइंट दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है एक स्मॉल ए वेक्टर, और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर। कोई पॉइंट है आर जिसे हम लोग स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो डिवीजन है ये इंटरनली है, इंटरनली। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल। लेकिन अगर यही आपका यही दोनों पॉइंट ए और बी कहीं एक्सटर्नली मीट करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं इनके, तो और जो हमारा रेशियो है वो m/n का ही है, उस केस में m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है।